भाग्य का खेल। बहू होलिका दहन के दिन चढ़ाने वाली थी सास की बलि। फिर उस रात बहू ने ऐसा क्या देखा कि उसकी रूह कांप गई। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संतान की चाह। शालिनी अपने कमरे में आराम से कुर्सी पर बैठे गहराई से अपनी जिंदगी के ताने बाने का कोई खोया हुआ सिरा खोजने में लीन थी कि अचानक उसके कानों में उसकी सासू माँ पार्वती जी की आवाज पड़ी। शालिनी बेटा, आराम कर रही हो? नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बैठी हूँ, शालिनी ने उत्तर दिया। यह लो, मोतीचूर के लड्डू खाओ और मुंह मीठा करो। पार्वती जी लड्डू का डिब्बा शालिनी के सामने रखते हुए बोली। वह जानती थी कि उनकी प्यारी बहू शालिनी को मोतीचूर के लड्डू कितने पसंद हैं। डिब्बे में से शालिनी एक लड्डू उठाते हुए बोली, माँ जी, यह लड्डू किस खुशी में खिला रही हो? यह कहाँ से आया है यह डब्बा? अरे, यह पिछली गली वाली गुप्ता जी के यहाँ से आया है, उनका प्यारा सा पोता हुआ है। बस इतना सुनना था कि शालिनी के चेहरे के रंग बदल गए और आंखें गुस्से से लाल हो गई। हाथ में उठाया हुआ लड्डू उसने हाथ घुमाकर जोर से फेंक मारा, जो बड़ी दूर जाकर गिरा। माथे पर बल डालकर वह सासू माँ पर चिल्लाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती है ना कि यहाँ शादी के 7 वर्ष के बाद भी आपकी खुद की बहू की गोद सूनी पड़ी है और आप हैं कि दूसरे के घर लाला आने की खुशियां मना रही हैं, मिठाइयां बांट रही हैं, लड्डू खिला रही हैं। थोड़ी बहुत शर्म है आपको या नहीं? आज के बाद आगे से मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शालिनी की आंखें बंद थी और वह कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई जा रही थी। पार्वती जी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सहम गई, मानो उनको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शालिनी का ऐसा रूप देखकर उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। मोती जैसा कोई आंसू एक दूसरे को धकेलते हुए उनके गालों पर गिरने लगे। अपने ही पल्लू में अपना मुंह छुपाए वह अपने कमरे में आ गई और भगवान की प्रतिमा के आगे सिर झुकाकर रोने लगती है। तभी कमरे में पार्वती जी के पति किशनलाल जी प्रवेश करते हैं और पार्वती जी को ऐसा रोता हुआ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पार्वती, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या आज भी बहू ने कुछ कहा तुमसे? कुछ नहीं जी, बहू बस ऐसे ही आंखें भर आई। पार्वती जी अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, तो फिर बिना कारण तुम्हारी आंखों में यह आंसू कैसे? वह पत्नी को अपने पास बिठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछते हैं, बताओ, मुझे कुछ ना छुपाओ। पार्वती जी रोते हुए पति को सारी बात बताते हुए बोलती हैं, हमारी बहू की हालत क्या से क्या हो गई है। जो बहू बेटी की तरह हमारी सेवा करती थी, इतना मान सम्मान देती थी, हमारी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, आज इस बहू ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। किशनलाल जी बोले, पार्वती, बहू के बदले हुए स्वभाव का आभास तो मुझे काफी समय पहले हो रहा था, परंतु वह ऐसा बर्ताव करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शालिनी से पार्वती जी पति की बात पर बोलती है, मुझे दुख इस बात का नहीं है जी कि शालिनी ने ऐसा बर्ताव किया। मुझे तो दुख उसकी स्थिति को देखकर होता है कि काश उसकी गोद भी हरी हो जाती, हमारा घर भी बच्चों की किलकारी से गूंज उठता। पत्नी की बात का उत्तर देते हुए किशनलाल जी पार्वती जी को समझाते हुए बोलते हैं, परंतु पार्वती, यह सब मनुष्य के हाथ में कहाँ है, यह तो भगवान के हाथ में है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि शालिनी को भी यह बात समझ आ जाए कि समय से पहले और भाग्य से अधिक मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। भगवान शालिनी को धैर्य दे। चलो, तुम अभी टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी रबड़ी लेकर आता हूँ। रबड़ी लेने बाहर चले जाते हैं किशनलाल जी और पार्वती जी के विवाह को 30 वर्ष हो चुके थे। अपने छोटे से आशियाने को बड़े स्नेह से संजोया था दोनों ने। किशनलाल जी एक विद्यालय में गणित के अध्यापक थे। क्या दिमाग पाया था उन्होंने? दिमाग था या कैलकुलेटर या कोई कंप्यूटर? गणित के कठिन से कठिन सवाल भी चुटकी बजाते हल कर देते थे। यही कारण था कि लोग उन्हें चलता फिरता कैलकुलेटर कहते थे।
किशनलाल जी बड़े कड़क नियमों वाले थे, परंतु दिल के बड़े पारदर्शी और दयालु व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनकी दयालुता और नरम दिल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विद्यालय से आने के बाद सप्ताह में 3 दिन गरीब बच्चों को गणित पढ़ाया करते थे, वह भी बिल्कुल मुफ्त। वहीं दूसरी ओर पार्वती जी एक शांत स्वभाव वाली महिला हैं, जिसका मन था और स्नेह से भरा हुआ था। किशनलाल जी ने बेशक इतना रुपया ना कमाया हो, परंतु इज्जत बहुत कमाई थी। सभी लोग उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे। बच्चे, जवान, कॉलोनी का हर व्यक्ति उनको देखते ही उनके पैर छूना नहीं भूलता था। किशनलाल जी और पार्वती जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा प्रवीण और एक बेटी नेहा। प्रवीण ने अपने स्वभाव में माता और पिता दोनों के ही गुण पाए थे। माँ जैसी दयालुता और विनम्रता उसमें कूट कूट कर भरी थी। प्रवीण भी इसी विद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्यापक था, जिस विद्यालय में उसके पिता पढ़ाते थे, और बेटी नेहा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में पढ़ रही थी। वह बस छुट्टियों में ही घर आती थी। प्रवीण अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और किशनलाल जी और पार्वती जी भी अपने दोनों बच्चों को जी जान से प्रेम करते थे। दोनों पर बड़ी ममता लुटाते थे और साथ ही साथ अपनी बहू शालिनी को भी वह दोनों अत्यधिक प्रेम करते थे। शालिनी के आने से उनका पूरा परिवार पूरा हो चुका था। एक छोटा सा सुखी और एक संपन्न परिवार था। उनकी बहू शालिनी एक बहुत ही शांत स्वभाव वाली लड़की थी, स्नेह और चंचलता से भरी। जब वह बहू बनकर इस घर में आई तो घर की रौनक में उसने 4 चांद लगा दिए। वह एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी बहू और अच्छी भाभी भी साबित हुई। किशनलाल जी और पार्वती जी को लगता है जैसे उनकी एक नहीं 2 बेटियां हों। उसने बहू और बेटी दोनों की भूमिका बखूबी निभाई। वह पतिव्रता होने के साथ साथ अपने सास ससुर दोनों की बहुत सेवा करती थी। उनकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी और साथ ही छोटी ननद नेहा जब भी छुट्टियों में घर आती तो उसका भी काफी अच्छे से ख्याल रखती थी। शालिनी को हमेशा से ही बच्चों का बहुत शौक था। वह अपने मायके में भी गली मोहल्ले के और आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर कभी उनकी चोटी करती तो कभी उनको मैगी बनाकर खिलाती, कभी उनके साथ खूब खेलती रहती थी। जब शालिनी के मायके में एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी और उसकी भाभी ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो शालिनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरे घर में सबसे पहले उसी ने अपने नन्हे मुन्ने भतीजे को अपनी गोद में उठाया था और पूरी कॉलोनी में खुद सबके घर जाकर मिठाइयां बांटी थी। उसका पूरा दिन वंश के साथ ही बीतता था। कभी उसे नहलाती, कभी उसके कपड़े बदलती, कभी उसकी मालिश करती तो कभी अपने हाथों से उसे खाना खिलाती। यहाँ तक कि शालिनी अपने भतीजे वंश की डायपर भी खुद ही बदलती थी और कभी कभी तो वंश को वह अपने पास अपने रूम में ही सुलाती थी। यह सब देखकर उसकी भाभी कई बार उससे मजाक करती थी, शालिनी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वंश का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वह मैं कैसे संभाल पाऊंगी शैतान को। फिर दोनों हंस पड़ते। तभी शालिनी की भाभी मजाक में उसे चिढ़ाती है। वह कहती, शालिनी, तुमने तो माँ बनने की पूरी ट्रेनिंग अभी से ले ली है। चलो अच्छा है, अभी प्रैक्टिस हो गई है। इस बात पर शालिनी शर्मा कर अपना मुंह छुपा लेती थी, परंतु उस अभागी को क्या मालूम था कि शादी के 7 वर्ष बाद भी वह संतान के सुख से वंचित रहेगी। इतने सालों में प्रवीण ने न जाने कितने ही अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, परंतु भाग्य के लिखे को कौन बदल सकता है। धीरे धीरे शालिनी को उदासी ने अपनी चपेट में ले लिया था। शालिनी तो अपने कमरे की लाइट ऑफ करके बैठी रहती थी। इतने शांत स्वभाव वाली शालिनी को अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने लगा था। इसी कारण बस वह अपने माता पिता समान सास ससुर पर भी भड़क जाया करती थी। आज भी जब पार्वती जी उसके पास गईं तो यही हुआ था, बल्कि आजकल तो उसका स्वभाव किसी सुपरफास्ट ट्रेन की गति के समान बदल रहा था। आजकल तो उसके चेहरे के हाव भाव भी बदले बदले नजर आते।
शाम को जब वह अपनी रसोई में बैठी सब्जी काट रही थी कि अचानक एक बॉल उसके पास रसोई में आकर गिरी। उसने तुरंत बॉल को अपने पल्लू में छुपा दी। पड़ोस का 10 वर्षीय बंटी अपनी बॉल वापस लेने आया और शालिनी से बोला, आंटी आंटी, आपके घर अभी मेरी बॉल गिरी थी, प्लीज मुझे बॉल दे दो ना। तभी शालिनी बोली, यहाँ नहीं आई कोई बॉल, चलो जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। बंटी फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, नहीं आंटी, मैंने देखा था, मेरी बॉल आपके आंगन में आकर गिरी थी, प्लीज दे दो ना आंटी मेरी बॉल। तभी पार्वती जी ने शालिनी से बंटी की बॉल देने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने भी बॉल को आंगन में गिरते हुए देखा। इस पर शालिनी पार्वती जी पर बरस पड़ती है और कहती है कि माँ जी, आपको क्या लगता है कि मैं चोर हूँ जो मैंने उसकी बॉल छुपाई है, या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं माँ जी? शालिनी की बात सुनकर पार्वती जी चुप्पी साध लेती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। उसके जाने के बाद शालिनी अचानक उठती है और बंटी का हाथ कसकर पकड़कर आंखें दिखाती हुई डरावनी अंदाज में बोलती है, तुझे कहा ना यहाँ नहीं गिरी तेरी बॉल। अगर अब तूने मुझे परेशान किया तो तुझे वहाँ ऊपर वाले स्टोर रूम में बंद कर दूंगी। वहाँ जो चुड़ैल रहती है फिर वो तुझे मुर्गी बना देगी। वहाँ जाना है तुझे या नहीं? नहीं आंटी, मुझे बंद मत करिएगा, वहाँ मुझे बहुत डर लगता है चुड़ैल से। मुझे बॉल नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। शालिनी ने बंटी को छोड़ दिया। बंटी डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग गया। काफी समय से शालिनी ऐसा ही करती थी। किसी भी बच्चे का कोई भी सामान या खिलौना उसके घर गिर जाता, या कभी उड़ते उड़ते आस पड़ोस के किसी बच्चे का कपड़ा उनकी छत पर आ जाता, या कोई मेहमान अपने बच्चों का कोई सामान जैसे दूध की बोतल, कोई खिलौना गलती से उनके घर भूल जाता, तो शालिनी उन्हें उठा लेती और तीसरी मंजिल पर बने पीछे की तरफ एक छोटे से स्टोर रूम में एक अलमारी में रख देती थी। और जब वह भी अपने मायके जाती तो अपने भतीजे वंश का कोई न कोई सामान या खिलौना सबकी नजरों से बचकर छुपा कर अपने बैग में रख लेती और अपने घर लाकर वहीं स्टोर रूम में रख देती। किशनलाल जी के घर का उसूल था कि रात का खाना सब लोग साथ में बैठकर खाते थे। आज शालिनी सबको अपने हाथों से खाना परोस रही थी, परंतु खुद कुछ नहीं खा रही थी। जब पार्वती जी ने उसको कुछ खाते हुए नहीं देखा तो पूछा, शालिनी बेटा क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ जी, अभी मेरे खाने का मन नहीं कर रहा और ना ही भूख लगी है, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी, अभी आप लोग खा लीजिए। शालिनी ने सासू माँ की बात का जवाब दिया। ठीक है बेटा, पार्वती जी बोली। खाना खाकर सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के 11 बजे प्यास के कारण पार्वती जी की आंखें खुली। आंखें मसलते हुए पानी का जग उठाया तो देखा उसमें पानी नहीं था। तो पानी लेने किचन में गई तो उन्होंने महसूस किया कि किचन में से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही है। उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। पार्वती जी ने पानी का जग भरकर किचन की लाइट बंद की और कमरे की ओर जाने लगी, परंतु अचानक उनके कदम तब रुके जब उन्होंने देखा कि किचन के पीछे वाले कमरे की लाइट जली हुई है। जब वह लाइट बंद करने के लिए कमरे के पास गई तो उन्हें रात के सन्नाटे में कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई कुछ चबाकर खा रहा हो। पार्वती जी पहले तो डर गईं। उन्हें लगा कहीं कोई चोर तो घर में नहीं घुस आया, क्योंकि वह कमरा पीछे की तरफ था और उसका एक दरवाजा बाहर की तरफ बना हुआ था। धीमे धीमे कदमों से पार्वती जी आगे बढ़ी और दरवाजे में बनी होल से जाकर देखा, और जो देखा उसे देखकर वह दंग रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह दबे पांव अपने कमरे में आ गई। उन्होंने बीच नींद में किशनलाल जी को जगाना जरूरी नहीं समझा। सोचा सुबह बात करूंगी इस बारे में, परंतु काफी देर तक जो देखा उस बारे में सोच सोचकर उनका दिमाग खराब हो रहा था। सुबह होते ही उन्होंने कल की घटना का वर्णन अपने पति से करते हुए कहा, आपको पता है
जब रात में किचन में मैं पानी लेने गई थी तो मैंने पिछले वाले कमरे में बहू को मांस खाते हुए देखा। नाम लेते भर से ही पार्वती जी को उल्टी आ रही थी, क्योंकि वह लोग शुद्ध शाकाहारी थे और शालिनी भी एकदम शाकाहारी थी। पत्नी जी, आज तारीख क्या है? किशनलाल जी ने पार्वती जी से पूछा। जी, आज तो 5 जून है। अच्छा, 5 जून? मुझे लगा कहीं 1 अप्रैल तो नहीं है, जो तुम सुबह सुबह मेरा अप्रैल फूल बना रही हो। किशनलाल जी ने हंसते हुए कहा। तो पार्वती जी बोली, क्या आप मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे? आप जानते हैं ना कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से शालिनी को कल रात मांस खाते हुए देखा। आपको याद है, कल रात उसने खाना भी नहीं खाया था, और कल शाम जब आप मेरे लिए रबड़ी लेने बाहर गए थे तो उसके कुछ देर बाद शालिनी भी मुझे किसी जरूरी काम का बोलकर बाहर गई थी, और फिर जब वापस आई तो उसके हाथ में एक काली थैली थी। मैंने यह सोचकर उससे कुछ नहीं पूछा कि कुछ सामान होगा उसका, पर अब मुझे लगता है हो न हो वह मांस ही लाई होगी। अरे पार्वती, हो सकता है, पर सच में अपना कुछ सामान लाई हो और रात में भी वह कुछ और ही खा रही हो। तुम्हें कैसे पता कि वह मांस ही था? किशनलाल जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा। तो पार्वती जी ने भी कुछ और समझकर उस रात खुद अपनी आंखों से देखा दृश्य अपने दिमाग से निकाल दिया, यह सोचकर कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ। दोपहर में शालिनी खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई और सोने लगी, परंतु उसकी नींद उसकी सहेली सोनिया के फोन से टूट गई। क्या सोनिया, अच्छी भली नींद खराब कर दी तूने मेरी, शालिनी ने उबासी लेते हुए सोनिया से कहा। सोनिया बोली, जो खुशखबरी देने के लिए मैंने तुझे फोन किया है वह सुनकर तू सच में सोएगी नहीं? शालिनी ने भी बड़ी उत्सुकता से पूछा। बता भी दे, अब क्या खुशखबरी है? तुझे याद है ना, मेरी जेठानी की भाभी, जिसके बारे में मैंने तुझे एक बार बताया था कि उस बेचारी को भी शादी के 8 वर्ष बाद भी बच्चे नहीं हुए थे। किस किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्या क्या टोटके नहीं किया उसने, पर सब बेकार। लेकिन जब उसने एक बाबा का बताया हुआ उपाय किया तो बस फिर 2 माह बाद उसकी गोद हरी हो गई। उसने डॉक्टर से सारे चेकअप भी करवा लिए हैं। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सोनिया की बात सुनकर शालिनी चहक उठी और बोली, क्या सच में सोनिया वह माँ बनने वाली है तांत्रिक बाबा के उपाय से? सोनिया ने कहा, हाँ शालिनी, हाँ, मेरी जेठानी का अभी सुबह ही फोन आया था यह खुशखबरी सुनाने के लिए। उन्होंने ही मुझे सच बताया है। मैंने उनसे एक तांत्रिक बाबा का पता सब ले लिया है। तू भी बाबा का बताया उपाय करके देख, भगवान ने चाहा तो जल्दी तेरी गोद में भी नन्ना मुन्ना खेल रहा होगा। सोनिया की बात सुनकर शालिनी बोली, सोनिया, तू ही मुझे तांत्रिक बाबा के पास ले चलना। तुझे तो पता है कि मेरी सास मुझ पर कितनी नजर रखती है, बाहर आने जाने पर भी कितनी पाबंदी रखती है। सोनिया बोली, देख, तेरे साथ जाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु इस बारे में तू अपनी सासू माँ से बात क्यों नहीं करती? तेरी सास तो तुझे इतना प्रेम करती है, जान देती है तुझ पर, और फिर पोते पोती का सुख तो उन्हें भी चाहिए। आखिरकार सोनिया शालिनी की बात का उत्तर देते हुए कहती है। सोनिया की बात सुनकर शालिनी बोली, बात तो ठीक है तेरी, चल फिर आज रात में माँ, बाबूजी और प्रवीण से इस बारे में मैं बात करती हूँ। इतना कहकर शालिनी फोन रख देती है और अब उसे इंतजार था रात का। रात में जब सब लोग खाना खाने के लिए आए तो मौका देखकर शालिनी ने अपनी सासू माँ और बाबूजी को संबोधित करते हुए कहा, माँ, बाबूजी, वह आज मेरी सहेली सोनिया का फोन आया था। वह किसी तांत्रिक बाबा के बारे में बता रही थी। उसने बताया कि उसके जेठानी की भाभी माँ बनने वाली है, वरना वह भी मेरी तरह बच्चों की उम्मीद खो बैठी थी। क्यों ना हम भी बाबा से जाकर मिले? शालिनी की बात सुनकर प्रवीण तुरंत माथे पर बल डालते हुए बोला, क्या शालिनी, तुम भी पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की हो, लेकिन अंधविश्वास में बाबा के चक्कर में पड़ रही हो तुम? प्रवीण की बात पर पार्वती जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा,
हाँ बेटा शालिनी, यह बाबा लोग बड़े पाखंडी किस्म के होते हैं। आज के युग में ऐसे पाखंडी लोगों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। शालिनी मन में आस लिए बोली, परंतु माँ जी, हम लोग इतने डॉक्टर को दिखा चुके हैं, इतने जतन कर चुके। अगर एक बार बाबा का बताया हुआ उपाय भी कर लेंगे तो हो सकता है हमारी मुश्किल का हल निकल आए। शालिनी की बात सुनकर अब किशन लाल जी को समझाने का प्रयास करने लगे कि संतान होना या ना होना भगवान के हाथ में होता है। जब भगवान की कमी बड़े बड़े डॉक्टर या साइंटिस्ट ना पूरी कर पाए तो यह पाखंडी बाबा लोग क्या करेंगे। बेटा शालिनी, तुम चिंता मत करो। मैंने अपने एक सहयोगी से बात की है। उनकी बहू कनाडा में बच्चों की डॉक्टर है। हम लोग एक बार उनको दिखाएंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम भगवान पर आस्था बनाए रखो। शालिनी की बात कोई नहीं सुनता। वह मन महसूस कर रह जाती है। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगर कोई जाग रहा था तो वह थी शालिनी। मन ही मन खुद से बातें करती हुई कहती है कि माँ जी और बाबूजी को क्या फर्क पड़ता है। उनके तो है ना दो दो बच्चे। संतान के सुख से तो वंचित मैं हूँ और यह प्रवीण, यह तो मर्द है। इनका क्या पता कि माँ न बनने की व्यथा क्या होती है। आखिर सवाल तो सिर्फ औरतों पर ही उठाते हैं। सुनना तो औरतों को ही पड़ता है। यहाँ कोई तेरी पीड़ा समझने वाला नहीं है शालिनी। खुद ही तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बार घर में मुन्ना या मुन्नी आ जाए, सब लोग खुश हो जाएंगे और सबसे ज्यादा तो माँ और बाबूजी खुश होंगे, जो अब तेरा इतना विरोध कर रहे हैं। यह सब सोचते हुए शालिनी सो जाती है। अगले दिन शाम में शालिनी सासू माँ से अपनी सहेली के यहाँ जाने को बोलकर सोनिया के बताए हुए पते पर निकल पड़ती है। शालिनी कई ऑटो वालों को रोककर झुंझुनू वाली पहाड़ी तक चलने के लिए पूछती है, परंतु कोई ऑटो वाला उस पते पर जाने को तैयार नहीं हुआ। उनका कहना था कि यह जगह कुछ सही नहीं है। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला थोड़ा अधिक किराया लेकर वहां चलने को तैयार हो जाता है। शालिनी ऑटो में बैठकर निकल पड़ती है, परंतु ऑटो ड्राइवर बैक मिरर से बार बार शालिनी को घूर रहा था। तो शालिनी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, भैया आप आगे देखकर ऑटो चलाइए, यह बार बार पीछे क्यों देख रहे हो। मैडम जी, वैसे आपको झुंझुनू वाली पहाड़ी में क्या काम है। ऑटो वाले ने शालिनी से पूछा। इस पर शालिनी चिल्ला पड़ी, तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, समझे। अरे मैडम, यह जगह कुछ सही नहीं है और आप मुझे अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की लगती हैं, बस इसीलिए पूछ रहा था, बाकी मुझे क्या। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर चुप हो गया। शालिनी को बाहर निर्धारित पते पर छोड़कर तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब शालिनी पहुंच चुकी थी झुंझुनू वाली पहाड़ी के पास। वह जगह सच में बड़ी खतरनाक मालूम पड़ती थी, क्योंकि झुंझुनू वाली पहाड़ी काली शक्तियों का घर है। सूर्यास्त के बाद वहां चिड़िया का बच्चा भी आता जाता नहीं। शालिनी डरते डरते आगे बढ़ी तो उसे तांत्रिक बाबा का खंडहर दिखाई दिया। हवा के साए साए और खंडहर के ऊपर मंडराती हुई चीजें दृश्य को और भी खतरनाक बना रहे थे। शालिनी को तो वह 100-200 साल पुराना खंडहर देखकर ही खौफ आ रहा था। उसके मन में एक उथल पुथल सी मचलने लगी थी कि अंदर जाए या ना जाए, परंतु यह सोचते हुए कि संतान का सुख भोगना है तो अब हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। वह अंदर चली जाती है। अंदर का दृश्य तो किसी भी इंसान का हार्ट फेल कर देने वाला था। उस विशाल का एक खंडहर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस इधर उधर थोड़ी बहुत मशालें जल रही थी और मसालों की हल्की धीमी रोशनी में खोपड़ियां और जानवरों की खाल देखकर शालिनी का पूरा शरीर डर से थरथर कांपने लगा था। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। तभी नरमुंडों की माला पहने भयानक चेहरे वाला हाथ में खोपड़ी लिए एक बाबा शालिनी के सामने न जाने कहां से प्रकट हुआ, जिसको देखकर शालिनी की चीख निकल गई और वह जोर से चिल्लाई, शांत कन्या, शांत हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं है। अगर संतान की सुख प्राप्ति चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। बाबा ने अपना स्थान ग्रहण करते हुए कहा। बाबा की बात सुनकर शालिनी चकित रह जाती है और बाबा जी से पूछती है, बाबा आपको मेरी समस्या का कैसे पता लगा।
कन्या, हम सब जानते हैं तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ, साथ ही यह भी जानते हैं कि विवाह के 7 वर्ष बाद भी तुम संतान के सुख से वंचित हो। इतना सुनना था कि शालिनी तो बाबा के पैरों में जा गिरी और बोली, बाबा आप महान हैं, आप सब जानते हैं, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने शालिनी के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके अजीबोगरीब मंत्र का उच्चारण करने लगा। वह फिर बोला, कोई बला है जो तेरी कोख को बांधे हुए है, उन्हें भगाना पड़ेगा, इस शक्ति को धोना पड़ेगा। बाबा की बात सुन शालिनी डरते डरते बाबा जी से पूछती है कि बाबा मेरी मदद कीजिए, कोई तो उपाय बताइए। बाबा शालिनी को एक काला धागा देते हुए कहते हैं, यह ले कन्या, इसे सुबह के 7 बजे से संध्या के 7 बजे तक यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुझे अपनी पीठ पर बांधना है और यह जो मंत्र बताऊं उसका हर रात को अपने पति के सोने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर 1000 बार उच्चारण करना है। इसी मंत्र से वह काली शक्ति कमजोर हो पड़ेगी, इसी से तेरी समस्या का हल होगा। शालिनी ने कहा, बाबा क्या इतना करने से मेरी गोद हरी हो जाएगी? बाबा दहाड़ते हुए बोला, नहीं कन्या, यह कोई 1-2 दिन का कार्य नहीं है, इसमें समय लगेगा। धीरे धीरे इस शक्ति को तोड़ना होगा। तुझे होली की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब तक इस मंत्र का जाप कर और जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा। शालिनी बाबा का धागा लेकर वापस घर जाती है और अब प्रतिदिन वह धागा अपनी पीठ पर बांधती है और प्रतिदिन प्रवीण को नींद की गोली दूध में डालकर उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्र का उच्चारण भी करती है। एक रात किशनलाल जी नींद से जागते हैं और वास्तव में जाने के लिए आंगन से बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी बहू के कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। वह दबे पांव बहू के कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। सुनाई पड़ता है कि बहू अजीब से मंत्र का जाप कर रही है। वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं, परंतु थे भी तो वह गणित के तेज दिमाग वाले अध्यापक बहू की हरकत देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि जरूर बहू उस पाखंडी के चक्कर में फंस चुकी है। जो कुछ सोच विचार करते करते किशनलाल जी सो जाते हैं। सुबह होते ही किशनलाल जी पार्वती जी को सारी बातें बताते हुए बोलते हैं, पार्वती, उस दिन मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया था, परंतु कल रात का दृश्य देखकर तो मुझे भी अब विश्वास हो चला है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। पार्वती जी बोलती हैं, हाँ जी, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी। मैंने तो उस दिन भी बहू को मांस खाते हुए देखा था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। परंतु पार्वती, इससे पहले कि हमारी बहू और हम कोई भारी नुकसान उठाएं, हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। किशन जी अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, ठीक है, ठीक कहते हैं आप। अब चलिए, अभी आप नाश्ता कर लीजिए, वरना आपको कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अभी आप आराम से कॉलेज जाइए। इतना कहकर पार्वती जी नाश्ता बनाने किचन में चली जाती हैं। तभी प्रवीण किचन में आकर माँ से पूछता है, माँ नाश्ता बन गया क्या? पार्वती जी कहती हैं, बेटा बस तैयार है। फिर प्रवीण कहता है, अच्छा माँ, आज मैं थोड़ा देर से घर आऊँगा। पता नहीं क्यों कुछ दिन से मेरे सिर में तेज दर्द है। सुबह उठता हूँ तो सिर भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है मानो सिर में कोई हथौड़ी मार रहा हो। इसीलिए मैं कॉलेज के बाद डॉक्टर को दिखाने जाऊँगा। पार्वती जी बोले, ठीक है बेटा, तुम डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आना। बाबा का बताया उपाय कई दिन करने के बाद आज फिर बहाना करके शालिनी बाबा के पास जाती है और बोलती है, बाबा, जितना आपने बोला था उतना मैंने सफलतापूर्वक किया। अब बताइए बाबा कि आगे क्या करना है। बाबा दहाड़ते हुए बोलते हैं, बलि बलि देनी होगी, एक सुहागन की बलि। इतना सुनते ही शालिनी चौंक उठती है। बाबा, बलि? यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो हत्या होगी, पाप होगा। बाबा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूंगी। बाबा कृपया आप कोई और उपाय बताइए। शालिनी की बात सुनकर बाबा भड़क उठते हैं। कन्या, हमें पाप पुण्य का पाठ ना पड़ा। हम सब जानते हैं तेरे ऊपर जो साया है, तो बलि तो देना, वरना तो काली शक्ति तुझे भी जलाकर भस्म कर देगी। शालिनी बोली,
बाबा, क्या बलि देने के बाद सच में मैं माँ बन जाऊंगी? कन्या, तू हम पर शंका करती है? शालिनी बोली, नहीं बाबा नहीं, आप बताइए किसकी बलि देनी है और कब देनी है? आने वाली होली की रात को सुहागन की बलि देनी होगी। परंतु बाबा, सुहागन किस उम्र में हो? कोई भी उम्र हो, बस सुहागन होनी चाहिए, समझी कन्या? परंतु बलि से पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। इसके लिए जो उपाय मैं बताऊं वह कर कन्या। शालिनी घर आ जाती है, परंतु उसके दिमाग में बस एक ही सवाल टिक टिक कर रहा था, बलि। यह तो बाबा ने बड़ा सख्त उपाय बता दिया है, अब मैं एक सुहागन कहाँ से लाऊं बलि के लिए? तभी उसके दिमाग में उसकी सासू माँ की छवि उभरी। शालिनी ने सोचा, सासू माँ के वैसे भी कितने दिन बचे हैं संसार में, क्यों न मैं उनकी ही बलि दे दूं। आखिरकार मैं उन्हीं के परिवार का वंश आगे बढ़ा रही हूँ। अब वह अपने आप को बाबा के बताए हुए उपाय के अनुसार बलि के लिए तैयार करती है। आज फिर किशन जी वॉशरूम जाने के लिए उठे। वह कमरे में वापस आ ही रहे थे कि अचानक उनके कदम तीसरे माले के स्टोर रूम की लाइट जली होने के कारण रुक गए। आज वह फटाफट अपने कमरे में गए और पार्वती जी को उठाया और बोले, पार्वती, आज स्टोर रूम की लाइट ऑन है, मुझे शक है कि हो न हो वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर खिड़की से चुपके से अंदर जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों अपनी चीख रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। स्टोर रूम के दृश्य ने उन दोनों को डरा कर रख दिया। शालिनी काले कपड़ों में खुले बालों के साथ माथे पर लंबा सा टीका लगाए हुए एक घेरे के अंदर बैठी हुई थी, जिसके बीच में एक मटके में आग जल रही थी और पास में कंकालों की खोपड़ी और न जाने क्या क्या अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी। और शालिनी आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप करने में लीन थी। किशनलाल जी और पार्वती जी ने बड़ी ही चालाकी से बिना कोई शोर किए यह सारा दृश्य अपने फोन में वीडियो के रूप में कैद कर लिया और दोनों दबे पांव अपने कमरे में आ गए। किशनलाल जी बोले, न जाने संतान की मोह ने शालिनी को क्या से क्या बना दिया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है कि यह हमारी बहू शालिनी ही है। पार्वती जी भी बोलती है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी, यह शालिनी आखिर कर क्या रही है? अब हम क्या करें जी, कैसे उसे यह सब करने से रोकें? पार्वती जी, मुझे लगता है कि हमें यह वीडियो सबसे पहले शालिनी के माता पिता को दिखानी चाहिए। वे लोग भी शिक्षित हैं, समझदार हैं, शालिनी की इन हरकतों का अवश्य विरोध करेंगे। किशनलाल जी पार्वती जी की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं। उनकी बात सुनकर पार्वती जी बोलती है, परंतु ऐसी बातें फोन पर नहीं हो सकती, हमें चलकर उनसे बात करनी पड़ेगी और मिलकर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों शालिनी से कहते हैं, बेटा शालिनी, हम कल तुम्हारे मायके जा रहे हैं, एक दिन के लिए ही जाएंगे, तुम अपना और प्रवीण का ख्याल रखना। किशनलाल जी ने जब शालिनी से कहा तो शालिनी के चेहरे पर मुस्कान ने पहरा दे डाला। चलो, एक दिन के लिए ही सही, कम से कम मुझे आजादी तो मिलेगी, मैं अपने कार्य अच्छे से तो कर सकूंगी। शालिनी ने अपने मन में सोचा। अगली सुबह किशनलाल जी और पार्वती जी अपने समधी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब शालिनी के मायके पहुंचते हैं तो शालिनी के माता पिता भी अचानक उनको अपने घर पर देखकर खुश भी हो जाते हैं और आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज हमारे द्वार समधी समधन जी। किशनलाल जी मुस्कान भरे चेहरे से कहते हैं, हाँ भाई, बस मिलने का मन हो रहा था तो चले आए। किशनलाल जी ने सोफे पर बैठते हुए उत्तर दिया। शालिनी जी की माता जी जल्दी से चाय नाश्ता ले आई। पार्वती जी को चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, क्या बात है पार्वती बहन, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? ऐसे अचानक? पार्वती जी कहती है, हाँ, कुशल मंगल है भी और नहीं भी। क्या बात कर रही हो, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। शालिनी ठीक है ना? शालिनी की माँ ने घबराते हुए पूछा तो किशनलाल जी बोले, नहीं, शालिनी ठीक नहीं है। इतना सुनकर शालिनी के माता पिता चौंकते हुए खड़े हो जाते हैं। अरे समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, शालिनी ठीक है, बस कुछ दिनों से उसके सर पर भूत सवार है। लेकिन किस बात का?
वह तो आप लोग खुद देख लीजिए। किशनलाल जी ने शालिनी का वीडियो चलाकर फोन सबके सामने रख दिया। शालिनी का पागलपन देखकर उसके माता पिता भौंचक्के रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह शालिनी है। वह गौर से शालिनी का वीडियो देखते रहे। वीडियो पूरा होने पर बोले, यह सब क्या है? फिर किशनलाल जी और पार्वती जी ने शालिनी की A to Z कहानी बता डाली। शालिनी के माता पिता सर पकड़कर बैठ गए। क्या यह हमारी बेटी है? प्रकाश जी अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले। शांति जी कहने लगी, हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शालिनी यह सब कैसे कर रही है। ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे हमने अपनी बेटी को। शांति जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पार्वती जी उन्हें सांत्वना देती है और कहती है कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था शालिनी के पागलपन का। किशनलाल जी कहते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह बात छुपाने वाली तो नहीं है। इसमें शालिनी की जान को भी नुकसान हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक किया किशनलाल जी, जो आप हमें सब बताने चले आए, लेकिन इसका उपाय क्या है? अब उसे इस ब्रह्मजाल से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? प्रकाश जी ने विचार पूर्वक पूछा तो किशनलाल जी बोले कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी बच्ची को बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है, लेकिन क्या? प्रकाश जी और शांति जी एक साथ बोले। किशनलाल जी ने अपना सारा प्लान प्रकाश जी और शांति जी को बता दिया तो दोनों बोले कि हम आपके साथ हैं। अब जो भी करेंगे हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। किशनलाल जी बोले, ठीक है, हम सुबह निकल जाएंगे जिस टाइम शालिनी सोई रहती है। एक दिन और रात शालिनी के घर गुजार लेने के बाद अगली सुबह जब किशनलाल जी घर आ जाते हैं, प्रवीण शालिनी को सोता देख खुद नाश्ता पानी बनाकर कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। शालिनी के माता पिता चुपके से घर में आकर गेस्ट रूम में चले जाते हैं, जो किसी के आने पर ही खुलता था। उनका खाना पीना सब किशनलाल जी और पार्वती जी उन्हें वहीं देख आते थे। शालिनी को अपने माता पिता की भनक तक भी नहीं लगी कि वह उसी घर में है, क्योंकि वह आजकल वैसे भी अपने ही उधेड़ बुन में लगी हुई थी। जब प्रवीण आया तो उसके पिताजी ने उसे कमरे में बुलाया और शालिनी की वही वीडियो दिखा दी। प्रवीण भी शालिनी को देखकर अचंभित रह गया। गुस्से से लाल शालिनी के पास जाने लगा तो पार्वती जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और दोनों माता पिता उसे ऊपर स्टोर रूम में ले गए। उसने अपने सास ससुर को स्टोर रूम में देखा तो उसके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ बोल पाता, उसके पिताजी ने उसे सब कुछ समझा दिया। तब उसे समझ आ गया कि रात में मुझे शालिनी दूध में नींद की गोली देती है। वह सब प्लान समझ जाता है। कभी वह मुझसे बात नहीं करती थी। उसका पूरा फोकस अपनी गतिविधियों पर था। खाना पार्वती जी, किशनलाल जी और प्रवीण को खिला देती थी, लेकिन दूध देने का काम शालिनी खुद करती थी। आज शालिनी ने अपने सास ससुर को भी दूध दिया, जो कि शालिनी के कमरे के बाहर जाते ही पार्वती जी ने किचन में जाकर उसे फेंक दिया। शालिनी प्रवीण के लिए भी दूध ले गई तो प्रवीण ने भी दूध का गिलास पकड़कर और फोन के बहाने दूध भी बाहर लेकर गया और उसे गमले में डाल दिया। प्रवीण शालिनी से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर उसको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वह अपने माता पिता के प्लान का हिस्सा बन गया। वह कमरे में आ गया और सोने का नाटक करने लगा। उसे सोता देख शालिनी ने राहत की सांस ली और अपने काम पर लग गई। घर के पीछे छोटा सा गार्डन, उसमें जाकर वह फोन पर बात करने लगी। उसके माता पिता, शालिनी और उसके सास ससुर सब एक दीवार से सटकर शालिनी की बातें सुनने लगे। बाबा, आज हमारी गतिविधियों का आखिरी दिन है। बाबा, आज होली की रात है और बलि के लिए मुर्गा भी तैयार है। लेकिन बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बलि देने के बाद मुझे संतान के सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी ना? उधर से बाबा ने फोन पर शालिनी को अपनी बातों में फंसा लिया।
ठीक है बाबा, आप अपने शिष्य को भेज देना। बस थोड़ी ही देर में मैं अपनी सास को लेकर निकलने वाली हूँ। शालिनी की बातें सुनकर शांति जी और पार्वती जी की चीख निकल गई तो तुरंत उनके पति ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और उन्हें जल्दी से अपने साथ घर में लेकर घुस गए। शालिनी के आने से पहले उसकी माँ और उसकी सास ने अपनी अपनी जगह बदल ली। पार्वती जी स्टोर रूम में और शांति जी पार्वती जी की जगह तिरछी होकर लेट गई। शालिनी ने भी अपने प्लान के मुताबिक सबको नींद की गोली दी हुई थी। उसने फिर एक बार प्रवीण को कमरे में जाकर देखा। प्रवीण जल्दी से जाकर अपनी जगह सोने का नाटक करने लगा। प्रवीण को सोता देख उसे तसल्ली हो गई और वह अपने पागलपन में अपने काम को अंजाम दे रही थी। अंधेरे में अपनी माँ को उठाया और अपने साथ किसी तरह बाहर ले गई, जहाँ बाबा का शिष्य उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर शांति जी को ऑटो में बिठाया, जो ऑटो तांत्रिक का खुद का था। शांति जी बहुत साहस वाली महिला थी। अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऑटो के निकलते ही पीछे से किशन जी, प्रकाश जी और पार्वती जी अपनी गाड़ी से ऑटो के पीछे निकल पड़ते हैं। वहीं प्रवीण तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही शालिनी और शिष्य शांति जी को खंडहर के लिए सामने ले जाकर बिठा देते हैं तो तांत्रिक बड़ा खुश होता है। वह शालिनी की बड़ी प्रशंसा करता है और शालिनी को बलि देने के लिए उत्साहित करता है। शालिनी बहुत घबराई हुई थी और डरी सहमी थी, लेकिन उसके सिर पर भूत सवार था तो एक पल में अपने मन को समझा लेती थी। तांत्रिक शालिनी के हाथ में चाकू देकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। शालिनी के हाथ कांप रहे थे। उसके हृदय की गति घोड़े की तेज गति की रफ्तार की भांति दौड़ रही थी। वहीं शांति जी भी गर्दन झुकाए बैठे बैठे डर रही थी। शालिनी का मन कहता है कि यह पाप है, दिमाग कहता है कि संतान का सुख बलि देकर ही प्राप्त होगा। उसकी उलझन देख तांत्रिक उसे और उकसाने लगा। तेज तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। शालिनी और अधिक उत्साहित हो उठी थी। शालिनी जैसे ही चाकू शांति जी की गर्दन पर लेकर गई, तभी मसाल की रोशनी से उसको अपनी माँ का चेहरा दिख गया। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें फट गई, उसके पसीने छूट गए। उसके मुंह से निकला, माँ। शांति जी ने शालिनी को जोरदार तमाचा जड़ डाला तो तांत्रिक भी चौंक उठा और शालिनी के हाथ से चाकू जो नीचे गिर गया, यह देखकर तांत्रिक क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कन्या, इस चाकू को उठा और वार कर। समय निकलता जा रहा है। आज बलि नहीं दी तो कभी नहीं दे पाएगी और उम्र भर संतान के सुख से वंचित रहेगी। नहीं, मैं बलि नहीं दूंगी। यह मेरी माँ है। तांत्रिक और अधिक क्रोधित होता है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। यह कौन है, सास है या माँ है? चाहे सास हो या माँ हो, तुझे बलि देनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तांत्रिक ने क्रोध में आकर जैसे ही नीचे से चाकू उठाया और शांति जी की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि तुरंत वहाँ पर किशन लाल जी, प्रकाश जी और पार्वती जी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तांत्रिक के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। उसे और उसके शिष्य को पुलिस हिरासत में ले लेती है। इधर शांति जी फिर से एक तमाचा शालिनी को जड़ देती है। एक तमाचा प्रकाश जी भी शालिनी को जड़ देते हैं। यह दिन देखने के लिए तुझे जन्म दिया था हमने। तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। प्रकाश जी बोले तो शांति जी भी बोली, एक बच्चे की ख्वाहिश में तू इतने नीचे गिर जाएगी कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था। शालिनी अपने सास ससुर के चरणों में गिर पड़ती है और जोर जोर से रो रो कर माफी मांगने लगती है। तू कैसे अपनी सास की बलि चढ़ाने चली थी? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। काश कि तू पैदा होते ही मर जाती। अगर हमें सब कुछ समय पर पता न चला होता तो तू पार्वती जी का, अपनी देवी समान सास का कत्ल कर देती। शांति जी का रो रो कर गुस्से में बोले जा रही थी। प्रवीण भी एक तरफ खड़ा सब नजारा देख रहा था। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पार्वती जी और किशन लाल जी को शालिनी अपने चरणों से उठाते हैं। बेटा, जैसे तुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ,
वैसे हमें भी तो पोता पोती के सुख से वंचित है। यह सब तो भगवान की देन है। पार्वती जी ने बड़े प्यार भरे स्वर में बोला तो किशनलाल जी भी बोले, अब तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो ना इन पाखंडी बाबा की सच्चाई। हमने तुम्हें मना किया पर तुम नहीं मानी। आज मैंने सही समय पर सही निर्णय ना लिया होता तो मैं अपनी पत्नी को खो चुका होता और तुम्हें जेल हो जाती। तुम्हारे यह गलत कदम से हमारा घर बर्बाद हो जाता। माँ बाबूजी, आज मैं खुद की नज़रों में ही गिर गई हूँ। मैंने ऐसा पाप किया है जिसकी माफ़ी नहीं है। मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि यह भी नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे इतने अच्छे संस्कारों पर मैंने मिट्टी डाल दिया। किसी के भी लायक नहीं हूँ। शालिनी बहुत रो रही थी। पार्वती जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटा, अब चुप हो जाओ। बच्चे नादानी में न जाने कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं, तो बड़ों का फर्ज है कि उन्हें सही रास्ते पर ले जाएं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। शालिनी अपने माता पिता से भी माफी मांगती है। सब लोग घर आ जाते हैं। उसके माता पिता तो उसे माफ कर देते हैं, लेकिन उससे दूरी बना लेते हैं। कहते हैं इसके लिए यही सजा है कि हम अब इससे दूर रहें। शालिनी बहुत रोती है, लेकिन प्रकाश जी और शांति जी अपने फैसले पर अडिग रहे। उधर पुलिस उस ढोंगी से भी सब कुछ उगलवाती है तो पता चलता है कि वह सुहागन की बलि लेकर उसका रक्त काली शक्तियों के शैतान के चरणों में चढ़ाकर काली शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। शालिनी अपने किए पर बहुत अधिक शर्मिंदा थी। ना तो खुद से और ना किसी और से वह नजरें मिला पाती थी। पार्वती जी और किशनलाल जी ने एक छोटी बच्ची को गोद लेने का निर्णय लिया। वह अनाथ आश्रम से 3 माह के बच्ची को गोद ले आते हैं, जिसे देख शालिनी बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है। शालिनी ने उसका नाम प्रेरणा रखा। पूरा दिन प्रेरणा के कार्यों में ही वह व्यस्त रहती। उनका घर प्रेरणा की किलकारी से गूंज उठा था। शालिनी प्रेरणा को इतना प्यार करती थी कि कोई सगी माँ भी ना कर सके। फिर पूरे 15 माह बाद भगवान ने शालिनी की माँ बनने की इच्छा को भी पूरा कर दिया। जब पता चला कि शालिनी माँ बनने वाली है तो शालिनी जिद पर अड़ गई कि वह मेरे माता पिता भी मुझे माफ कर दें। उसके माता पिता भी उसकी इस खुशी में शामिल हो गए। 9 महीने बाद शालिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसके दादाजी ने इंतजार रखा। अब शालिनी की गोद में 2 बच्चे थे। उसकी गोद में बेटा के आने के बाद भी शालिनी ने प्रेरणा के प्यार में कोई कमी नहीं की थी। पहले प्रेरणा और बाद में इंतजार। अब किशनलाल जी और पार्वती जी अपने परिवार को देखकर गदगद होते थे। उन्होंने घर में पूजा अर्चना करवाई और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसे अंधविश्वास में एक बहू एक कुछ गलत काम करने जा रही थी, लेकिन सास ससुर के सही मार्गदर्शन से परिवार